नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के हल। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, उसके बाद इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी क्या कीजिए, जो भी इस प्रश्नावली के प्रश्न हैं उन्हें सबसे पहले पढ़िए अपने आप से, इसे समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। फिर एक पेपर और पेन लीजिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए स्वयं से। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों से शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, हमें कुछ द्विघात बहुपद नीचे दिए हुए हैं, ये द्विघात बहुपद हो गए, इनके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। और जब शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में इनके क्या संबंध होता है, इस चीज़ की हमें जांच करनी है कि इस स्थिति में जो हमें बहुपद दिए हुए हैं और वो स्थिति जो होती है, इनके बीच में जो संबंध होता है वो इस स्थिति के लिए सत्य है कि नहीं है। तो हमारी सबसे पहली बात ये आती है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके गुणांक क्या होते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। यदि इतना हमें पता है तो हम कर लेंगे और इससे ज़्यादा इस प्रश्न में कुछ नहीं है। मैंने इसको छोटे से शब्दों में कह दिया, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं, इस चीज़ को चलिए हम करते हैं और सीखते हैं। आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे किस चीज़ की, शून्यक की, कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है। एक द्विघात बहुपद का नहीं, हम किसी भी बहुपद के बारे में कह सकते हैं कि जिस चर में वो बहुपद दिया रहेगा, जैसे कि x चर में ये बहुपद दिया हुआ है, तो इस चर का एक ऐसा मान जिसको यदि हम इस बहुपद में रखें तो इस बहुपद का मान जो होगा ये शून्य के बराबर हो जाए, इस x के मान को हम उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। यदि इस कहने भर से आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम और समझाने का आपको प्रयास करेंगे जब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। ये तो हो गई शून्यक की बात। अब हमारी बात आती है कि गुणनांक क्या होता है। ये जो गुणनांक लिखा हुआ है ये क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में हम गुणांक की जब बात करते हैं तो उसकी चर के गुणांक की बात करते हैं। गुणांक का मतलब ये हुआ कि इसका चर का जिसके साथ गुणा हुआ रहेगा उसका हम गुणांक कहेंगे। जैसे यदि हम यहाँ पे ले लें कि ये दूसरा पद लिखा हुआ माइनस का 2x, तो माइनस का 2x में चर क्या है, x है। x का किसके साथ गुणा है, -2 के साथ गुणा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, x का गुणांक क्या होगा, -2। क्यों होगा -2, क्योंकि x का -2 के साथ गुणा है, इसलिए x का गुणांक -2 होगा। इसी प्रकार से हम यदि कहें कि इस पहले पद को लेते हैं और x² का गुणांक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x² का किसके साथ गुणा है, तो x² के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 के साथ इसका गुणा है, कोई अंतर नहीं है। यदि 1 के साथ इसका हम गुणा करते हैं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यदि इस स्थिति में किसी दूसरी स्थिति को मान लेते हैं कि 3 गुणा होता और x² ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो हम गुणांक का मतलब समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। जब तक हम ज्ञात करने का तरीका नहीं सीखेंगे, कैसे इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इस अध्याय में जो बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें एक तरीका सीखना है। किस विधि को सीखना है, गुणनखंड विधि को सीखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी को आता होगा कि गुणनखंड विधि क्या होता है। यदि नहीं आता है तो यहाँ से हम सीखते हैं, एक बार इसे सीखने का फिर से हम प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपका लमसम 1 घंटे का है। तो इस चीज़ को यदि आप सीखना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का मतलब, तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर ढूंढ के देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इस चीज़ को सीखते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग उसका शून्यक ज्ञात करते हैं और इस प्रश्न का शून्यक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पहला चीज़ हम क्या करते हैं इस गुणनखंड विधि में। सबसे पहले इस बहुपद को, जो भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, इसको मानक रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको px से निरूपित कर सकते हैं। px बराबर x² माइनस का 2x माइनस का 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे px का मतलब यदि आपको समझना हो तो इसका मतलब क्या होता है,
इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं और पी से पॉलिनोमियल और जिस चर में बहुपद लिखा हुआ है उस चर को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। यानी कि चर x में ये बहुपद को निरूपित करने का एक संकेत है px, ऐसा हम निरूपित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को यदि संकेत देना हो तो हम संकेत दे सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या होता है, और ये सभी लोग जानते हैं तो सामान्य रूप से हम इसको निरूपित भी कर सकते हैं। हो गया। इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना होता है। जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है इसको हमें मानक रूप में लिखना होता है। क्या करने के लिए? गुणनखंड विधि से इसका शून्य ज्ञात करने के लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप में हम क्या करते हैं कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका जो चर होगा उसका कुछ ना कुछ तो घात होगा। यदि द्विघात बहुपद है तो अधिकतम घात 2 होगा। 2 के अलावा भी एक ऐसा पद होगा जिसमें घात 1 होगा चर का, एक ऐसा पद होगा जिसमें चर का घात उससे कम होगा। तो चर के घात को घटते हुए क्रम में जब हम इसको लिखते हैं तो ये मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात क्या है? 0 है। तो ये मानक रूप में हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मेन बात यहीं पे आती है। हम अब इस बीच वाले पद को क्या करते हैं कि 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। यहाँ से पेन ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पेन। इस -2x को 2 भाग में बांटेंगे और ये जो पद लिखे हुए हैं इनको ऐसे ही रहने देंगे, जैसे कि x² को ऐसे ही रहने देंगे। बीच वाले पद को 2 पद में बांटेंगे और -8 अंतिम पद है इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। अब इनको हम 2 पदों में कैसे बांटेंगे? तो इसका एक तरीका होता है। इस तरीके का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि इसको हम गुणनखंड रूप में व्यक्त कर सकें। हमारा अंतिम मकसद क्या है कि ये जो हमारा बहुपद लिखा हुआ है इसको हमें गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो उसी को करते समय बीच में हम कुछ रास्ते अपनाते हैं कि इसको हम कैसे गुणनखंड रूप में व्यक्त करें। तो इस बीच वाले पद को 2 पदों में बांटने के लिए इसको विभक्त करना भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक तरीका अपनाते हैं जिसमें हम ये करते हैं कि जो ये पहला वाला पद है इसको और जो अंतिम वाला पद है इसको, पहला पद है x का घात 2, अंतिम पद है -8, इसको हम आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस चिन्ह दे दिया, गुणा करते हैं। तो क्या आएगा? -8x² आएगा, ये आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x² का जो गुणांक है -8 उसको लेंगे, इस -8 में से माइनस का चिन्ह हटा देंगे और केवल 8 लेंगे। क्या लेंगे? 8 लेंगे। अब इस 8 को हम अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करेंगे। 2 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। इसको चाहे तो 2 से हम क्या कटा सकते हैं? 1 बार में कटा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 यानी कि 3 2 आ गया। इस अभाज्य गुणनखंड को हमें इस रूप में तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है? 2 संख्याएं बनानी है। क्या बनानी है? 2 संख्याएं a और b इस रूप में बनाना है। अब इनको आपस में गुणा कीजिए या कुछ करके इसको 2 संख्याओं का रूप दीजिए कि वो 2 संख्याओं को यदि हम जोड़ें, क्या करें? यदि हम जोड़ें, यदि a + b करें तो ये जो बीच वाला हमारा पद है ना -2x, इसका गुणांक आए, यानी कि क्या आए? -2 आए। और इन दोनों को यदि आपस में हम गुणा करें तो क्या आए? -8x² का जो गुणांक है -8 ये आए। क्या आए? -8 आए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए यदि हम ध्यान दें यहाँ पे तो इस 2 को हम आपस में ले लेते हैं गुणा करके, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। और इस 1 2 को हम क्या करते हैं? इधर बगल में ले लेते हैं। ये a और b का रूप हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो -2 आएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यदि हम क्या करें कि 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें, अब जोड़े तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। जोड़ रहे हैं तो -2 आ रहा है, गुणा करके जांचते हैं क्या -8 आ रहा है। तो -4 दूनी -8 यानी कि -8 भी आ रहा है। और ये सब प्रक्रिया अपने को जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस प्रक्रिया को हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और जल्दी जल्दी करना है ताकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए हम समय रहते हुए उसको कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि a को हम -4 ले सकते हैं और b को क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। अब देखिए इनको किस रूप में बदलना है। अब इसका साथ साथ x भी है तो हम इसको -4x + का 2x इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने कहा था कि इस बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे, हमने बांट दिया। अब इस बहुपद में 4 पद हो गए।
अब इन चार पदों से इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। अब इसको कैसे करेंगे, ये बराबर हो गया, यहाँ पे भी बराबर का हम चिन्ह दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और ये सारी चीज़ें रफ में और बहुत जल्दी जल्दी अपने मन में करेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इतना धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा, तो वहाँ पे भी आप समझिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि इन दो पदों को देखें, इन दो पदों को, तो इन दो पदों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को यदि देखें तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। तो इसको हम x इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह। अब बचे ये दो पद, इन दो पदों को देखें, 2x माइनस का 8, तो इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस का 4। अब ये हमारे बन गए दो पद। पहले कितने पद थे, 4 पद थे। इन दो पदों में से और इन दो पदों में से जब हमने कुछ कॉमन लिया तो ये दो पद में बच गए और इन दोनों पदों को प्लस का चिन्ह अलग कर रहा है। अब फिर इन दो पदों को यदि हम ध्यान से देखें तो इन दो पदों में x माइनस का 4 कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो अब इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो ये यही लिखा हुआ है कि x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 2, और ये दोनों बहुपद क्या है, एक ही है, एक ही मान लिखा हुआ है। इसमें बीच में हमने इसका प्रयोग किया कि कैसे हम इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करेंगे। अब ये गुणनखंड रूप में व्यक्त हो गया। हम सीख रहे हैं एक बहुपद को, किस बहुपद को, द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से उसका शून्यक ज्ञात करना। अब हम लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस का 4 और एक्स प्लस का 2। अब यदि इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हमने क्या सीखा कि x का एक ऐसा मान होता है जिसको इस बहुपद में रखेंगे तो ये px का जो मान होगा ये शून्य के बराबर होगा। यानी कि px बराबर हम शून्य लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसका शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। तो x का कुछ ऐसा मान रखेंगे जो ये शून्य के बराबर कर देगा, वो इसका शून्यक कहलाएगा। तो हम px बराबर शून्य लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 2 को भी शून्य के बराबर कर सकते हैं। यहाँ से यदि हम देखें तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है। जैसे यदि इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a गुणे b शून्य के बराबर लिखा हुआ है। या और सरल रूप से आपको समझाने का मैं प्रयास करूं तो यदि इसको हम ऐसे कहें कि इन दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो यदि शून्य गुणे हम कुछ b संख्या की जगह 2 मान लेते हैं तो ये शून्य के बराबर आएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि a यदि 2 हो और b शून्य हो तो भी ये शून्य के बराबर आएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक तो शून्य है, तभी तो इन दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे ये तो गुणनफल के रूप में ही लिखा हुआ है ना, यदि ब्रैकेट के रूप में ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुणा होता है। आपको ये सब पता है ना जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन शून्य के बराबर है। तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि यदि x शून्य के बराबर है, x माइनस 4 शून्य के बराबर है, तो x का मान क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से यदि हम ये मान लें कि x प्लस 2 शून्य के बराबर है, तो x का एक मान आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे x के दो मान आ गए, कौन कौन, x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। और यही x के वो दो मान है जिनको रखने पे इस बहुपद में, इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इन दोनों मानों को, इस मान को और इस मान को, कि ये x बराबर इतना इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब मैं उन बच्चों के लिए एक और चीज़ बता दूं कि जिनको समझने में ये दिक्कत हुआ था कि शून्यक का मतलब क्या होता है। अब देखिए x बराबर 4 इस बहुपद में हम रखते हैं। बहुपद हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। यदि हम x बराबर 4 इस बहुपद में रखेंगे तो इसका पूरा मान शून्य के बराबर हो जाएगा। रखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, p4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 4 माइनस का 8, 4 का वर्ग 16 माइनस 8 यानी कि 16 माइनस 16 बराबर कितना आएगा, शून्य के बराबर आएगा। यानी कि x बराबर 4 इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी प्रकार से x बराबर माइनस 2 भी रखेंगे तो ये शून्य के बराबर आ जाएगा। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इनके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है। किनके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच, एक द्विघात बहुपद के, किसके, द्विघात बहुपद के क्या होता है संबंध। हम क्या करते हैं कि x बराबर जो 4 लिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं अल्फा,
और x बराबर -2 लिखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये अल्फा और बीटा क्या है यदि आपको नहीं पता है तो ये संकेत है। ये कौन से संकेत है? ये यूनानी अक्षर है, ग्रीक वर्ड्स होते हैं कुछ जिनको हम संकेत के रूप में लेते हैं और इसको कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा। और एक और संकेत होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये होता है गामा। इन तीनों का प्रयोग हम संकेत के रूप में कर सकते हैं। आपको ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या हम बीटा बराबर 4 और अल्फा बराबर -2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पहला शून्यक होता है अधिकांश उसको हम अल्फा से ही निरूपित करते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब यदि हम संबंधों की बात करें तो द्विघात बहुपद के लिए संबंध क्या होता है? यदि आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा है कि शून्यकों का योग, मतलब कि इन दोनों शून्यकों को, एक अल्फा को और एक बीटा को यदि आपस में जोड़ दें तो ये क्या होता है? जोड़ के देखते हैं। 4 प्लस -2 क्या बनेगा? 2 के बराबर बनेगा। ये होता है शून्यकों का योग। मतलब यहाँ पे ये आ गया। होता ये है कि -b/a यानी कि माइनस, और b क्या है यहाँ पे? अब हम बात करते हैं b के बारे में। किसके बारे में? इस समीकरण के बारे में जो लिखा हुआ है x² -2x -8। इसकी तुलना यदि हम करें ax² प्लस bx प्लस c से, ये क्या है? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। तो a का मान यहाँ से क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। b का मान क्या आएगा? -2 के बराबर आएगा। c यानी अचर पद क्या आएगा? -8 के बराबर आएगा। अब यहाँ से इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? b क्या है? x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। हमने क्या किया है? दोनों शून्यकों को जोड़ा है और इस स्थिति में जोड़ने के बाद क्या आया है? 2 आया है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 को -2/1, और यहाँ पे हम यदि देखें तो माइनस और x का गुणांक बटा 1 क्या है? x² का गुणांक है। नहीं भरोसा हो रहा है? पीछे चलिए और यहाँ पे देखिए, b क्या है? -2 है, यानी b x का गुणांक है। यहाँ पे x का गुणांक -2 है और a क्या है? 1 है, x² का गुणांक है। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है -2। इस 2 को हमने इस रूप में व्यक्त किया है और -x का गुणांक -2 और x² का गुणांक ये 1 है। जो ये संबंध होता है, इस चीज़ को यहाँ पे हमने दर्शाया है और ये सत्य है। इसी प्रकार से एक और संबंध होता है, वो संबंध होता है यदि शून्यकों को हम आपस में गुणा कर दें। इसको लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक क्या है? अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। तो इनको गुणा करेंगे तो अल्फा और बीटा आएगा। 4 गुणे -2 यानी कि -8 के बराबर आएगा। इनका जो होता है गुणनफल, ये होता है c/a। c क्या है? अचर पद, और a क्या है? x² का गुणांक। यहाँ पे देखें तो -8 को हम -8/1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अचर पद बटा x² का गुणांक। जो संबंध होता है वो ऐसा आ रहा है कि नहीं होता? आ रहा है। ये संबंध होता है शून्यकों का योगफल, ये हमको पता है। यहाँ पे यदि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद 2 आ रहा है। 2 को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये ऊपर वाला जो संबंध होता है यहाँ पे ये संतुष्ट कर रहा है कि हाँ, ऐसा हम उसको दर्शा सकते हैं। यानी कि सत्यता की जब जांच कर रहे हैं तो ये बात सत्य आ रही है। इसी प्रकार से दूसरे संबंध की बात करें तो यदि गुणा कर रहे हैं तो -8 आ रहा है, जिसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इस रूप में व्यक्त करने के बाद अचर पद बट्टा x² का गुणांक हम लिख रहे हैं, इसको इस रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। और ये होता भी है कि यदि शून्यकों को हम आपस में गुणा करें तो इनका गुणनफल c/a आता है, और जो होता है अचर पद बट्टा x² का गुणांक, और ये आ रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया। मैंने बहुत सारा समय लेके आपको एक ही प्रश्न कराने का प्रयास किया है।
यदि मैं चाहता तो इतने समय में आपको 5-6 प्रश्न मैं करा चुका होता, लेकिन मेरा मकसद था कि इस प्रश्नावली को कराते समय मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। ये प्रश्न जो लिखा हुआ है इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसका मतलब क्या है, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सभी चीज़ें हम जानते हुए चले। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो YouTube पे यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो YouTube में आपको एक फीचर मिलता है, नीचे होता है कमेंट बॉक्स। उसमें जाके अपने मन की बातों को लिखें, अपने प्रश्नों को लिखें और मुझ तक छोड़ें। मैं उसे ज़रूर देखूंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे कहीं भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसे नोट करिए। आप चाहें तो अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं इस वीडियो को लेकर या आगे चलकर किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी अध्याय के किसी भी टॉपिक को लेकर, उसको इस व्हाट्सएप पे अपने मन के प्रश्नों को लिखिए और मुझसे पूछिए। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा या उसी चीज़ को आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इतना समझाने के बाद मैं आपसे एक और भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे। तो क्या मैं आपसे ऐसा उम्मीद करूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अपने पढ़ाई के मुद्दे से ना भटकते हुए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही मतलब है इस प्रश्न का भी। ये इस प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न है। इस दूसरे प्रश्न में हमें एक बहुपद दिया हुआ है, ये भी एक द्विघात बहुपद है और इसका चर क्या है, ये चर एस में एक बहुपद दिया हुआ है। ABCD का अक्षर एस, इस चर में एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि Px बराबर मानक रूप में, मानक रूप में ये पहले से लिखा हुआ है अगर हम देख पा रहे हो तो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब इसे हमें गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए इस बीच वाले पद को हम 2 पदों में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को और इस 1 को आपस में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2। अब इस 2 गुणे 2 को किस रूप में हम व्यक्त करें कि यदि इनको जोड़ें तो 4 आ जाए, 4 नहीं माइनस का 4 आ जाए, और गुणा करें तो 4 आ जाए। तो -2 और -2 हमें दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस का 1। इन दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले और इसमें कोई अंतर नहीं है। बस बीच वाले पदों को 4s को -2s के रूप में हमने लिख दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हम ध्यान दें तो इन 2 पदों में 2s कॉमन है, तो 2s जब हम कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 बचेगा। इन 2 पदों में माइनस का 1 कॉमन है, जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन है आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यहाँ से देखिए, इसको मिटा के माइनस का 2s लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है। हम जब यहाँ से कॉमन लेते हैं ना इन 2 पदों में से, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ कॉमन लेने का प्रयास करते हैं कि जो ये बीच वाला पद यहाँ पे बचा हुआ है ना वही बचे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे इसमें तो 2s बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस केवल कॉमन नहीं है तो हम माइनस के साथ 1 भी लिख देते हैं, ताकि यहाँ से जो हम कॉमन लें, इसके बाद से जो हम कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, वो उसमें -1 पद हम वहाँ पे लिख सकें। यहाँ से यदि इसको हम देखें तो -1 जब गुणा करेंगे तो -2s हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 बचेगा। ये s5 जैसा यदि आपको दिख रहा हो तो मेरे बातों पर ध्यान दीजिए कि ये s है, ठीक है। अब इन 2 पदों में अगर हम देखें, इसमें और इसमें, तो 2s माइनस का 1 कॉमन है, बचेगा क्या, 2s माइनस का 1। अब ये हो गया गुणनखंड रूप में। किस रूप में, गुणनखंड रूप में। यदि हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक, तो हम Px को 0 के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम Px को 0 के बराबर लिख सकते हैं तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 या 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 को भी हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये 2 संख्याएं अगर हम मान लें तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है। तो दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर होगा या दोनों 0 के बराबर होंगे। तो 2s माइनस 1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो s का मान क्या आएगा, 1/2।
यहाँ से 2s माइनस 1 को हम शून्य के बराबर करेंगे तो s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि s बराबर 1/2 यदि हम इस बहुपद में रखें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये एक शून्यक है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो दोनों s का मान जो है ये बराबर है। एक और s बराबर क्या है, 1/2 ही है। अब यहाँ पे हमें क्या जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बारे में। यदि हम इन दोनों शून्यकों को s बराबर अल्फा मान लें, अल्फा बराबर 1/2 और s बराबर बीटा बराबर 1/2 ही मान लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 बराबर हम इसको 1 लिख सकते हैं। और इस 1 को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं 4/4। क्या कर सकते हैं, 4/4। और इस 4/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -4/4। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम इसको 4 के रूप में क्यों बदल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो हमें यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है इसमें यदि हम गुणांक की बात करें तो a बराबर क्या है, 4, b बराबर क्या है, -4, c बराबर क्या है, 1 है। और हम सभी जानते हैं कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है, तो इसको हमने -b/a के रूप में लिखा है। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -x का गुणांक क्या होता है, यदि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप की बात करें तो b होता है, b -4 है और 4 क्या है, x² का गुणांक। इसको इस रूप में हम दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दोनों शून्यकों को गुणा करें, अल्फा गुणे बीटा करें या इसको अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 1/2 गुणे 1/2 यानी कि 1/4। 1/4 में यदि हम देखें तो ये लिखा हुआ है c/a यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक। और इस प्रकार से हम दर्शा देंगे और जितने नंबर का भी प्रश्न होगा ना हमको मिल जाएगा। इसमें थोड़ा और भाषा की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा भाषा नहीं लिख रहा हूँ। चाहिएगा तो मैं पूरा लिख के भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो भी प्रश्नावली है ना उन सभी प्रश्नावलियों के हल को मैं आपको एक PDF फॉर्मेट में एकदम भाषा के साथ दे दूँगा, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़िएगा और मुझसे डिमांड कीजिएगा तो वहाँ पे भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, हमारे परिवार को और बढ़ाइए। आप सभी का आभार रहेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। ये भी वही प्रश्न है जो पिछला प्रश्न लिखा हुआ है, 1 नंबर प्रश्न का ये 3 नंबर प्रश्न है। इसका यदि हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो इसको हम px बराबर 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम मानक रूप में लिख रहे हैं। शायद मुझसे एक पीछे मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे यदि हम देखें तो मैंने x लिख दिया है, क्योंकि आदत हो गई है x लिखने की। यहाँ पे x ना होकर क्या होगा, यहाँ पे s होगा, s, क्योंकि ये s में बहुपद है। यहाँ पे यदि मिस्टेक हो चुका है तो सॉरी मांगूंगा मैं आपसे, ऐसा होना नहीं चाहिए। आदत है s लिखने की, इसलिए मैं बार बार s लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, मानक रूप में लिख दिया। मानक रूप में लिखने के बाद हम बीच वाले पद को 2 पदों में व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 गुणे -3 करेंगे, -18 आएगा। हम केवल 18 लेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 तितरी के 9 यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अब इसको हमें इस रूप में करना है, 2 संख्याओं के रूप में a और b के रूप में, कि जोड़े तो -7 आए, गुणा करें तो -18 आए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, 2 3 को लेकर 9 बना सकते हैं और 1 2 को ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, गुणा करेंगे तो -18 आएगा, जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो इसको हम 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन 2 पदों को आपस में आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब दोनों का एक ही हम पद इधर लिखे या उधर लिखे, आपको जिधर सहूलियत लगे उस हिसाब से आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ से इन 2 पदों को देखें, प्रथम 2 पदों को, तो इसमें क्या कॉमन है, 2x का कॉमन है, तो बचेगा क्या, 3x प्लस का 1 बचेगा। इन 2 पदों को देखें तो इन 2 पदों में से माइनस का 3 कॉमन है, क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 बचेगा।
अब ये दो पद में हो गए, इन दो पदों में 3x प्लस का एक कॉमन है, बचेगा क्या 2x माइनस का 3। हम यहाँ से चूंकि px को शून्य के बराबर हमें करना है तो हम px बराबर शून्य लिखेंगे, तो 3x प्लस का एक और गुणे 2x माइनस का 3 को भी हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यदि शून्य के बराबर है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हम लिख दें यदि कि 3x प्लस एक शून्य के बराबर हम मान लें तो x का मान क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर दें, यदि हम ये मान लें कि नहीं वो गुणनखंड शून्य का बराबर नहीं है, 2x माइनस का 3 शून्य का बराबर है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और ये जो x के मान आ रहे हैं यही शून्यक है किसके, इस बहुपद के। तो यहाँ से यदि हम एक x को अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर -1/3 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया 3/2 हो गया। दूसरे x को हमने बीटा मान लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जांच करना है कि इन दोनों का शून्यकों का जो योगफल है और गुणनफल है ये जो होता है उस प्रकार से इस बहुपद के लिए है कि नहीं है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़े अल्फा प्लस बीटा करें, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, तो क्या होगा -1/3 प्लस का 3/2। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 के बराबर आएगा। एलसीएम 6 होने के बाद यहाँ पे -2, 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का 3 तिरिके 9 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 7/6 आएगा। अब हम इस 7/6 को माइनस का -7/6 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी नहीं इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, और a का मान b का मान और c का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान 6 आएगा, b का मान -7 और c का मान -3 आएगा। तो इसको उस रूप में हम व्यक्त करके यहाँ से, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा है इस बहुपद के लिए। यदि हम देखें तो x का गुणांक क्या है -7 है, x² का गुणांक क्या है 6 है, और इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं और ऐसा संबंध होता है। इसी प्रकार से यदि हम दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करें, अल्फा बीटा करें, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 -1/3 गुणे 3/2। क्या बन जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1/2। अब इसमें हम क्या कर दें कि ऊपर 3 से गुणा कर दे, नीचे 3 से गुणा कर दे, तो क्या बन जाएगा -3/6 बन जाएगा। गुणा करने के लिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 3 से गुणा कर रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो c है -3 बन जाए और जो a है 6 बन जाए, और ये हमने बना दिया। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अचर पद बट्टा x² का गुणांक, और ये होता है और ऐसा हमने दर्शा दिया, इसके लिए ये सत्य है। तो उम्मीद है ये कि 3 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है 4u² प्लस का 8u दिया हुआ है। तो इसको हम मानक रूप में पहले लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं pu बराबर 4u² प्लस का 8u। यहाँ पे हम देखें तो केवल 2 ही पद हैं, 3 पद नहीं है। सामान्य रूप में ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² वाला पद है u के रूप में, bx वाला पद है 8u के रूप में, लेकिन c वाला पद नहीं है, c वाला पद शून्य है। कोई बात नहीं है, नहीं है तो अब इसको हमें गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो 2 पद है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पदों में यदि हम देखें तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 कॉमन लेंगे तो u बचेगा u² प्लस का 2u। इसके साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और u कॉमन लेंगे हम इन दोनों पदों में तो u प्लस का 2 बचेगा। क्या बचेगा 4u लेंगे तो u प्लस का 2 बचेगा। इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, इसको 4 कॉमन ना लेके डायरेक्ट 4u भी कॉमन ले सकते थे। यदि हम देखें pu को यदि हम शून्य के बराबर माने, क्यों मानेंगे, क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं, तो हम इस चीज़ को भी शून्य के बराबर लिख सकते हैं कि 4u इंटू u प्लस 2 बराबर का 0। यहाँ से देखें तो 4 गुणे ये क्या लिखा हुआ है 4 गुणे u प्लस का 2 0 के बराबर है। तो ये तो 4 है एक अचर पद, u क्या है एक चर है, यहाँ पे भी ये पद है तो चर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये दोनों फिक्स नहीं है, ये दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा तभी इनका गुणनफल 0 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4u बराबर 0, या हम लिख सकते हैं
u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान आएगा 0 के बराबर, यहाँ से u का मान आएगा -2 के बराबर। ये दो मान हो गए u के, ये दोनों शून्यक कहलाएंगे इसके। यहाँ पे यदि इन दोनों शून्यकों को, एक को अल्फा बराबर 0 मान ले, एक को बीटा बराबर -2 मान ले, और इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ें तो -2 आएगा, और इसमें हम ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें, 4 से भाग दे दें, तो -8/4 बन जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं गुणा? क्योंकि हम यहाँ से जब तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या आएगा? a का मान, b का मान, c का मान, और दो शून्यकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो -b/a होता है, और इसको हम इस रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से यदि हम देखें तो -b/a क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा 8/4, यानी कि -2 ही होगा। -2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं -8/4। यहाँ से -8/4 को हम क्या लिख सकते हैं? -8 क्या है? -8 कुछ नहीं है, 8x का गुणांक है, तो -x का गुणांक बटा 4 क्या है? x² का गुणांक, और इस रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 गुणे -2, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। c का मान यहाँ पे क्या है? 0 के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0/4, यानी किसी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 क्या है? अचर पद है, बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? 4 है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे हो गए 4 प्रश्न। अब चलते हैं 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न में क्या है? 5वां प्रश्न में एक हमें बहुपद दिया हुआ है, चर t में दिया हुआ है, तो इसको हम pt लिखेंगे बराबर t² - 15। यदि इसको हम देखें तो इसमें 2 पद हैं, और ये क्या लिखे हुए हैं? पहले से ही मानक रूप में लिखे हुए हैं, क्योंकि घात 2 वाला पद पहले है, उससे कम घात वाला पद है ही नहीं जिसमें चर का घात 1 हो, और उसके बाद वाला पद है जिसमें चर का घात 0 है, तो इस रूप का लिखा हुआ है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इन दो पदों में यदि हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल एक ही पद में t है, और ये हमें कुछ रैखिक सा दिख रहा है। रैखिक में चर का घात 1 होता है, यहाँ पे चर का घात 2 है, लेकिन रैखिक सा दिख रहा है ना। यदि हम यहाँ पे क्या करें कि pt को 0 के बराबर मान लें तो t² - 15 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, इसके मान को हमें 0 के बराबर करना है। हम एक ऐसा चर का मान ढूंढ रहे हैं जो इसको 0 के बराबर कर दे, तो यहाँ से हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो t² क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। -15 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से जब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, या हम यहाँ से यदि t का मान केवल ज्ञात करें तो रूट का 15 हो जाएगा। ये केवल रूट का 15 नहीं होगा, ये प्लस माइनस रूट का 15 होगा। क्या होगा? प्लस माइनस रूट का 15 होगा। यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं, केवल 5 हमने लिखा है, ये प्लस माइनस रूट का 15 होगा। तो यहाँ से t का मान 2 आ गया, एक t का मान प्लस रूट का 15, एक t का मान क्या आ गया? माइनस रूट का 15 आ गया। अब इसको हम अल्फा बराबर √15 मान ले, और इसको बीटा बराबर -√15 मान ले। बार बार मैं 5 क्यों लिख दे रहा हूँ? √15 मान ले। तो यहाँ से हम संबंध को कैसे दर्शाएंगे? यहाँ से संबंध को दर्शाने के लिए अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि √15 प्लस माइनस का √15, क्या आएगा? योगफल 0 के बराबर आएगा। 0 को हम 0/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि माइनस का 0/1, ये बात गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि क्या कभी आपने -0 देखा है क्या? 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, केवल 0 को हम 0 लिखते हैं, ना कि प्लस का 0 या ना कि माइनस का 0, ऐसा हम नहीं लिखते हैं। तो इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि -b/a इस रूप का होता है, यहाँ पे b क्या है? b तो 0 है, तो ये ऐसा ही तो बनेगा, a इस रूप का है। नहीं, ऐसा बनेगा, लेकिन माइनस का क्या होगा? यहाँ पे केवल हम चाहें तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार का नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे -x का गुणांक बटा 1 क्या है? x² का गुणांक। ये संबंध सत्य है, लेकिन -0 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है।
इसी प्रकार से जब हम इनको दोनों को गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो रूट का 15 इंटू माइनस का रूट 15 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बराबर माइनस का 15 आएगा। यहाँ पे इसको -15/1 भी हम लिख सकते हैं। ये होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद, a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, और ऐसा हम दर्शा सकते हैं कि ये इसके लिए भी सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर प्रश्न है। 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि px बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये मानक रूप में लिखा हुआ है तो मानक रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम 3 और 4 का यदि गुणा करें तो 12 आएगा। इसको किस रूप में लिखें, a और b के रूप में, कि जोड़ें तो माइनस का 1 आए, गुणा करें तो माइनस का 12 आए। यहाँ पे हमने सरल करने के लिए केवल 3 और 4 लिया है। यहाँ पे 3 और 4 वैसे मत समझिएगा कि ये माइनस का 4 लिखा हुआ है तो केवल हमने 4 ले लिया है। हमको पता है कि माइनस का 4 क्या है, c है। तो गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इस 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम यहाँ से 2 6 बार में, 2 से 3 बार में करते हैं। यदि देखें तो 4 और 3 ले लें, माइनस का 4 और 3 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, गुणा करेंगे तो -12 आएगा। तो इसको हम सर से मिटाएंगे और क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। आप चाहें तो पदों को बदल सकते हैं और यहाँ पे पद बदलना सहूलियत का काम कहलाएगा। 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 4। अब इन दो पदों में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 बचेगा। दोनों पदों में से x प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 4। आप इन पदों में से भी कॉमन लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य के समान ही आने वाले हैं। यदि हम px को शून्य के बराबर मान लेते तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस का 4 भी शून्य के बराबर हम मानना पड़ेगा। x प्लस 1 यदि शून्य के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 1 के बराबर आएगा। यदि हम 3x माइनस 4 को शून्य के बराबर माने तो x का मान क्या आएगा, 4/3 आएगा, और यही दोनों शून्यक हैं। यदि हम एक x को अल्फा मान लें तो x अल्फा बराबर -1 लिख सकते हैं। एक x को यदि बीटा मान लें तो बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4/3। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो -1 प्लस का 4/3 यानी कि -3 प्लस 4/3 क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ से देखिए 1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -1/3। इसको हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको लिखने के लिए हम पहले इस बात पे ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोनों शून्यकों का योगफल माइनस का b/a होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। यहाँ से लिखने के बाद हम इसको ऐसा दर्शा सकते हैं कि क्या है, माइनस का x का गुणांक, 2 बार का नहीं आएगा, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से इन दोनों को यदि हम गुणा करें, अल्फा बीटा करें, तो क्या आएगा, माइनस का 1 गुणे 4/3 यानी कि माइनस का 4/3। माइनस का 4/3 को देखें तो ये लिखा हुआ है अचर पद बटा 3 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, और इस रूप से हम उसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे। मेरे हिसाब से कि ये 6 प्रश्न आपको समझ में आने चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर से एक बार इसे देखने का प्रयास कीजिए, समझिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है समझने में। जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसको आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कैसे पूछना है ये भी मैंने आपको बताया है वीडियो के बीच में। आप या तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को छोड़ेंगे, या आपको स्क्रीन पे या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 प्रश्न आपको समझ में आए हैं। यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।